जिसे बोया था उसी को काटा है। ये आतंकवादी पाकिस्तान ने खुद पनपाए थे। कितनी बार इन्वेस्टिगेशन, किन किन चीजों का इन्वेस्टिगेशन, किस बात का इन्वेस्टिगेशन? क्या हम अपने मासूमों की जान, अपने फौजियों की जान, अपने सिपाहियों की जान ऐसे ही गंवाते चले जाएंगे और ये सिलसिला ऐसा ही अनवरत चलता चला जाएगा? आतंकवाद को आप सपोर्ट नहीं करोगे वरना ये जमीन आपके हाथ से गई। घूम फिर के उनकी जो धुरी है वो वही परमाणु बम, परमाणु हथियार, बस। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। पाकिस्तान ने आतंकवादियों की तरफ से जब पहलगाम में हमला किया, जब 26 पर्यटकों की जान गई, उसके बाद से लगातार गतिविधियां तेज हैं, भारत भी तैयारी कर रहा है। लेकिन इसी बीच, इस तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान आता है और वो शांति का पाठ पढ़ाते, कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कौन सी लड़ाई लड़ी है भाई? पाकिस्तान ने तो आतंकवादी बनाए हैं, आतंकवादी पैदा किए, आतंकवादियों को पनाह दी है। पूरी दुनिया जानती है ये बात। इस पे बात करेंगे कि अगर युद्ध होता है तो भारत कितना सशक्त है पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए। प्रणय, पहला सवाल शहबाज से शुरू करते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ दुनिया को दिखाने के लिए बोल रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जो उनके रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने, जैसा हम कल भी चर्चा कर रहे थे, ब्रिटेन के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने कह दिया, अब उसको अंडू करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ख्वाजा आसिफ तो कह चुके हैं कि हाँ, हमने सपोर्ट किया आतंकवादियों को, वेस्ट के कहने पर किया, ब्रिटेन के कहने पर किया, और ये हमारी गलती थी जिसको आज हम भुगत रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी है। पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये पाकिस्तान ने किस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? पाकिस्तान ने अपने बोए खुद आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। यानी जो बोया था उसी को काटा है। तो ये लड़ाई नहीं कही इनके लिए, खुद के लिए वो आफत बनने लगे। बिल्कुल, जिसे बोया था उसी को काटा है। ये आतंकवादी पाकिस्तान ने खुद पनपाए थे, खुद वहां पर उन्हें खड़ा किया था, उसके बाद पाला पोसा बड़ा किया। अब वही आतंक के परकाले जब इनकी जान के पीछे पड़ गए हैं तो अब वो परेशान हैं। पिछले कई साल से पाकिस्तान ये कहता रहा है कि वो तो खुद आतंकवाद का विक्टिम है। बेनजीर भुट्टो जैसी जो नेता हैं वो आतंकवाद के हमले के अंदर मारी गई। लेकिन ये आतंकवाद शुरू किसने किया, कब किया, क्यों किया? ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो नहीं है ना, जिस तरीके से। और वो ये कह रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं। आज पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के अंदर पासिंग आउट परेड थी और इस मौके पर आप सोचिए स्टेज कौन सा चुना गया? स्टेज चुना गया पाकिस्तान की मिलिट्री का। जब शहबाज शरीफ आज ये भाषण दे रहे थे, उनके ठीक पीछे यहाँ बगल के अंदर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी खड़े हुए थे। यानी एक तरीके से शहबाज शरीफ जो कुछ बोल रहे थे वो आसिम मुनीर की निगरानी में बोल रहे थे और उनकी बैकिंग से बोल रहे थे। पूरी स्पीच तैयार की गई होगी, वेट की गई होगी, और उसके बाद ही शहबाज शरीफ ने बोला। शहबाज शरीफ केवल चेहरा हैं और प्रवक्ता हैं, फौज ने ये स्टेटमेंट दिलवाया। शुरुआत से ऐसा होता रहा है ना। किया ये दुनिया को ये दिखाना है कि दरअसल भारत गलत कर रहा है, हम पर गलत आरोप लगा रहा है, अभी तो कोई सबूत नहीं है। और ये सारी बेचारे हैं, ये विक्टिम हैं, ये बेचारे हैं, इनका पानी रोकने की बात की जा रही है। तो देखिए, हाय हाय दैयार दैयार कितना बुरा हुआ हमारे साथ में, और आओ रे आओ कोई बचाओ हमें, इस तरीके से हमारे साथ गलत हो रहा है। और साथ ही आप देखिए, भारत ने कभी भी गैर जिम्मेदाराना तरीके से परमाणु हथियारों की बात नहीं की। पाकिस्तान ही है जो हर छोटी सी चीज के ऊपर कहता है कि मेरे पास परमाणु हथियार, मैं निकाल लूंगा, तुमने कुछ भी किया तो फिर मैं परमाणु हथियार निकाल लूंगा। देखो पूरी दुनिया वालों, सब लोग देख लेना, मेरे पास परमाणु हथियार है, मेरे पास परमाणु हथियार है, और भारत ने अगर ऐसा कुछ किया तो फिर चलाना पड़ जाएगा। फिर बाकी दुनिया, क्योंकि दुनिया का एक थ्रेशोल्ड है। दूसरा विश्व युद्ध परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के साथ चूंकि खत्म हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पूरी दुनिया ने देखा है, इसलिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल एक ऐसा नो गो एरिया है जो इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि डेटरेंट के तौर पर रखे जाते हैं। और इस डेटरेंस का जो गलत इस्तेमाल है, पाकिस्तान इस हथियार की तरह करता है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, लेकिन अगर मेरे खिलाफ सजा दी गई तो फिर मैं टंकी पे चढ़ गया हूं, मौसी में कूद जाऊंगा, परमाणु है मेरे पास परमाणु है। जबकि तो पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार भारत के पास है। देखिए, परमाणु हथियार जो होते हैं वो संख्या बल का खेल नहीं है कि आपके पास 400 बम है और मेरे पास 500 बम है तो मेरे पास 100 परमाणु बम ज्यादा है। परमाणु बम जो है वो चलाने के लिए नहीं होते हैं बल्कि एक डेटरेंट के तौर पर होते हैं। साथ ही जो भारत ने कंप्लीट किया, देखिए भारत के पास में न्यूक्लियर ट्रायड है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है भारत के पास में जमीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर हथियार लॉन्च करने की क्षमता है, प्रोवन क्षमता है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि भारत के पास में स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। लेकिन हमने हमेशा क्या कहा है, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। हम परमाणु हथियार पहले नहीं चलाएंगे, लेकिन यह भी हमने कह रखा है
परमाणु परीक्षण के बाद से कि हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो ये कहती है कि हम पलटवार जब करेंगे तो फिर वो फुल फोर्स के साथ में करेंगे। आप ये सोचिए कि हमने ये शुरुआत आप करिए, अंत हम करेंगे। अंत हम करेंगे, लेकिन ये हम कब कह पाते हैं? जब हमारी तैयारी और हमारा जो हथियार हैं वो इस क्षमता के हैं कि अगर एक बार हो भी जाएगा तो भी मैं पलटवार की क्षमता रखता हूं। इस स्टेटमेंट को आप गंभीरता से समझिएगा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि आपने अगर अपनी पहले पूरी ताकत से मेरे ऊपर हमला किया तो भी मैं पलटवार कर पाऊंगा। यह क्षमता भारत के पास है, इसीलिए भारत अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर नो फर्स्ट यूज की बात करता है, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें बयानों के लिए कही जा रही हैं, दिखाने के लिए की जा रही हैं। पाकिस्तान इस समय चोरी और सीनाजोरी के मोड में नजर आ रहा है, यानी जो हो गया वो तो हो गया, कर दिया उन्होंने। अब उसके बाद ये हल्ला मचाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने नहीं रोका तो भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर जंग हो सकती है। साथ ही जैसे मैंने आपसे कहा, भारत की तो न्यूक्लियर पॉलिसी क्या कहती है? नो फर्स्ट यूज। लेकिन पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी कहती है, जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान है वो कहती है कि हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, अगर वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हमारा टूटा तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान ने दुनिया को नो फर्स्ट यूज जैसी कोई गारंटी नहीं दी है, इसीलिए वो बार बार इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, इसीलिए वो बार बार बोलते रहते हैं, इसीलिए वो कहते रहते हैं कि पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, एक न्यूक्लियर रेड लाइन है, वो रेड लाइन क्रॉस हुई। अब न्यूक्लियर रेड लाइन कौन डिफाइन करेगा, कैसे डिफाइन होगी, वो तो आपकी मर्जी है। जिस दिन आप चाहें उसको अपने हिसाब से बदल लीजिए, कह लीजिए कि मेरा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड टूट गया है, अब तो मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता हूं। यही कारण है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका तक चिंतित रहा है। कुछ साल पहले तक, कहा जाए पिछले दशक के अंदर, अमेरिका ने यहां तक इस तैयारी कर ली थी कि अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेट है उसके अंदर एक वक्त वो भी आया था जब इतने आतंकी हमले हुए थे कि यह खतरा सताने लगा था कि ऐसा तो नहीं कि आतंकियों के हाथ में पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार पहुंच जाएंगे। इसलिए अमेरिका ने यह भी तैयारी की थी कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को सिक्योर कर लिया जाएगा, क्योंकि वो खतरा मोल नहीं लिया जा सकता कि ये परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में राइफल देना हो गया वो तो फिर बिल्कुल। तो ये है मौजूदा स्थिति, लेकिन ये बयानों की बात है, ये थ्योरी की बात हम कर रहे हैं। लेकिन आते हैं उस बात के ऊपर जिसका सवाल आप पूछ रहे थे कि भाई अब इसके बाद क्या हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से तैयारियां हो रही, युद्धाभ्यास हो रहे हैं, भारत भी कर रहा है, पाकिस्तान भी लगातार अपनी बयानबाजी कर रहा है, तल्ख बोल रहा है, उकसाने की कोशिश कर रहा है, जैसे उसकी आदत हमेशा से रही है कि कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा बोल दो। भारत भी सीमा पर अब लगातार हलचल बढ़ रही है। क्या लग रहा है, हो सकता है युद्ध? देखिए, इस संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जब आपकी बॉर्डर्स अनडिसाइडेड होती हैं, जब बॉर्डर्स इस तरीके की होती हैं जहां पर एक लंबा टुकड़ा, एक लंबा हिस्सा ऐसा है जिसको अभी तय किया जाना बाकी है, तो ऐसे में इस बात की आशंका, इस बात का खतरा तो हमेशा रहता है कि एक वॉर हो सकती है। वॉर के साथ साथ हमेशा इस बात की आशंका हो सकती है कि वॉर शुरू तो होती है लेकिन कितनी कंट्रोल्ड रह पाएगी, और अगर वो सीमित नहीं रह पाएगी तो उसका दायरा कितना बढ़ सकता है, वो कहां तक जा सकता है। ऐसे में दोनों की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है, दोनों ये अगर कोशिश करते हैं कि ये लिमिटेड रहे तब तो वो लिमिटेड रहेगी, और दोनों का इंसेंटिव इसके अंदर होता है, दोनों का फायदा भी इसी के अंदर है। क्योंकि अनकंट्रोल्ड वॉर, एक फुल स्केल वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच में यदि होती है तो उसके अंदर एक बड़ा नुकसान कह लीजिए, खामियाजा कह लीजिए, वो ये होता है कि किसी भी देश के अंदर जो आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है, युद्ध बहुत कॉस्टली होता है, युद्ध बहुत महंगा होता है, युद्ध के अंदर जाने जाती है। इसलिए युद्ध सब कुछ मांगता है, सब कुछ मांगता है, सब कुछ मांगता है। और इसीलिए आप देखिए, महाभारत काल से लेकर अगर हम आज तक देखें तो भारत की नीति ये रही है कि बनती कोशिश, जब तक युद्ध टाला जा सकता है टाला जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है वो किसी चीज का समाधान नहीं होता है। लेकिन युद्ध अगर आपके ऊपर थोपा गया है, अगर आपके लिए वो स्थितियां पैदा कर दी गई हैं, तब फिर युद्ध से परहेज भी नहीं किया जा सकता, तब फिर युद्ध आपका धर्म बन जाता है, तब आपका कर्तव्य बन जाता है। तो यहां पर इस स्थिति के अंदर आप देखिए कि सिलसिलेवार आतंकी घटनाओं की एक पूरी लंबी फहरिस्त रही है। भारत ने मौका दिया है। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आज कह रहे हैं कि आतंकी हमले का एक क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पाकिस्तान उसके साथ है। कितनी बार इन्वेस्टिगेशन, किन किन चीजों का इन्वेस्टिगेशन, किस बात का इन्वेस्टिगेशन? बात का तो छोड़ दीजिए कि जो इन्वेस्टिगेशन इससे पहले आतंकी हमलों के हुए उनका क्या हुआ। 26/11 के आतंकी हमले के अंदर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी, बाकायदा एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया था, भारत ने मिलकर सहयोग करने की बात की थी, भारत ने सारे डॉसियर्स भेजे थे, यहां तक कि डॉसियर्स ट्रांसलेट करवा के भी भिजवाए गए थे कि अगर किसी तरीके से आप एक्शन तो लीजिए,
आप कहते हैं कागज नहीं दिए, ये लीजिए कागज दे दिया। आपने कहा टेस्टिमनी नहीं दी, हमने टेस्टिमनीज दे दी, हमने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सारे सबूत दिए कि गुनहगार आपके आई हैं, उन पे कार्रवाई करो। अजमल कसाब पाकिस्तानी नागरिक है, ये सबसे पहले पाकिस्तान की मीडिया ने जाकर उसके गांव में जाकर उसके माता पिता से बात की थी, जिसमें ये पता चला था कि वो अजमल कसाब पाकिस्तान का नागरिक है, वरना पाकिस्तान ने तो शुरू में इसको डिनाई ही कर दिया था। पाकिस्तान शुरुआत ही करता है डिनायल मोड से, पाकिस्तान शुरुआत ही करता है इस बात से, सैनिकों को पहचानने से मना कर देते हैं वो। बिल्कुल, वो तो आतंकवादी हैं। कारगिल के युद्ध के अंदर जो पाकिस्तानी रेगुलर्स मारे गए थे, उनके आई कार्ड्स थे, उनके जो जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड होता है, जो रजिस्ट्री आपके नाम की और पहचान का कार्ड होता है, वैसे पाकिस्तान के अंदर नादरा का कार्ड होता है। पाकिस्तान के कई नागरिक जो यहाँ पर पकड़े गए, मारे गए, उन आतंकवादियों के पास से नादरा के कार्ड मिले हैं। पाकिस्तान के जो रेगुलर्स मारे गए थे, उनके पास से उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मिले हैं, फौजी कार्ड्स, आइडेंटिटी कार्ड्स मिले हैं, लेकिन उन सब के बावजूद पाकिस्तान इनकार कर देता है। तो देखिए, जब आप इस, जिसे दीदा दिलेरी कह लीजिए, इसे सीना जोरी कह लीजिए, अगर आप इस हठधर्मिता पे आ जाएंगे और आप ये कहने लग जाएंगे कि मैं तो मानता ही नहीं, तो देखिए, जागते हुए को सोते हुए को जगाया जा सकता है, जागते हुए को आप क्या जगाएंगे? जो अपना रेत में सर डाल ले और कहे कि ये तो है ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं। नहीं, आप नहीं देख रहे ना, दुनिया तो देख रही है। Exactly. दुनिया तो ये भी देख रही है ना कि हाफिज सईद आपकी जमीन पे, जिसे पूरी दुनिया आतंकवादी घोषित कर चुकी है, वो आपकी सरजमी पे खड़े होकर, पाकिस्तान पे खड़े होकर बयान दे रहा है, सिंधु नदी पे बयान दे रहा है, भारत सरकार को ललकार रहा है वहां खड़े होकर। क्या है ये? और आप कह रहे हैं डिनाई कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये जो आतंकवादी, जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, जिसका फोटोग्राफ भी जारी किया गया है, ये सारे लोग जो हैं, इनमें से 2 पाकिस्तानी हैं, 1 भारतीय नागरिक है। ये सारे लोग, ये आतंकवादी अगर पकड़ भी लिया जाता है, ठीक है, तो भी पाकिस्तान उससे इनकार कर देगा, जैसे कि उन्होंने पहले इनकार किया, जैसे कि पहले कई बार वो डिनाई करते रहे, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए अब इस बार इन्वेस्टिगेशन की बजाय पाकिस्तान को सबक तो मिलना चाहिए। आखिर कब तक? बड़ा सवाल तो इसी चीज को लेकर है कि हम आखिर ये कब तक झेलते रहेंगे और ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा। भारत में हर आदमी यही सवाल पूछ रहा है कि अगर ये ऐसे ही चलते रहना है तो इसका अंत आखिर क्या होगा? क्योंकि क्या हम अपने मासूमों की जान, अपने फौजियों की जान, अपने सिपाहियों की जान ऐसे ही गंवाते चले जाएंगे और ये सिलसिला ऐसा ही अनवरत चलता चला जाएगा? और वो बाज आने से नहीं रहेंगे जब तक उन्हें सबक ढंग का नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तान के सबक का हाल यह है कि पाकिस्तान 1971 के अंदर बांग्लादेश बनवा चुका है। बनवा चुका है मतलब अपनी गलतियों के कारण, अपने कारणों से उन्होंने बांग्लादेश की जमीन, जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, वो खोया। और उसके बावजूद वो 93,000 सैनिकों का समर्पण, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के किसी भी देश का सबसे बड़ा सैन्य समर्पण था, उस समर्पण के बावजूद वो माने नहीं हैं। और इसीलिए वो हर बार पाकिस्तान का कोई न कोई फौजी, पाकिस्तान का कोई न कोई जनरल ये एडवेंचर करने की कोशिश करता है। एक बार फिर एक एडवेंचर हुआ है हमारे साथ। क्या ये एडवेंचर हुआ है कि हम कर लेंगे और फिर भी वी कैन गेट अवे विद दिस, क्योंकि हम इस टेक्स्ट बुक पर जाएंगे। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन तमाम चीजों को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत पाकिस्तान का टेंशन वो तो बरसों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, उसमें कुछ होने वाला नहीं है, दे विल सॉर्ट दैट आउट। इसका एक मतलब और भी है, दे विल सॉर्ट दिस आउट अमंग देमसेल्व्स। उसका मतलब ये होता है कि यहां पर अगर बड़े ताकतवर और छोटे के बीच में लड़ाई हुई है और अगर वो सॉर्ट आउट करेंगे तो फिर सॉर्ट आउट कैसे होगा और कौन सॉर्ट आउट करेगा और किस तरीके से सॉर्ट आउट करेगा, दिस इज बिल्कुल, इस पे किसी को बहुत ज्यादा आशंका नहीं होनी चाहिए। बड़ा अपने जैसे ये भी खोला है, बलूचिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये पाकिस्तान के अंदर खुद के अंदर घर नहीं संभल रहा है उनसे अभी, और इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। खैर ये एक अलग विषय है। आप कोल्ड वॉर की बात कर रहे थे, कोल्ड थ्योरी की बात कर रहे थे, कोल्ड स्टार्ट थ्योरी, ये नक्शा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आप देख रहे हैं लाइन, दरअसल ये लाइन है आपकी LOC। ये इस्लामाबाद यहाँ पर मार्क्ड है, ये 1972 के शिमला समझौते की लाइन की वो बात कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि पाकिस्तान ने अभी हाल में क्या कहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर रहे हैं, हम रद्द कर सकते हैं, या रद्द कर रहे हैं, धमकी दी है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो शिमला समझौता रद्द करते हैं, इसका मतलब भारत इस LOC को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस LOC को नकार चुका है, वो इससे बाहर जा चुका है। यानी अब LOC नाम की कोई चीज नहीं है। अगर पाकिस्तान LOC को नकारता है, शिमला समझौते को नकारता है, इसका मतलब हमारे ऊपर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं है कि हम इस LOC के कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। फिर हम तय करेंगे कि हमारा कंट्रोल कहां होगा और कैसे होगा, हमारी लाइन कहां तक साथ ही भारत की फौजें अगर केवल अपने इलाके में, यानी ये जो POK की लाइन है, ये जो इंटरनेशनल, यदि हम अपनी जो निर्धारित लाइन है
उस लाइन तक यदि पहुंच जाते हैं तो ये मान के चलिए कि भारत की तोपों की सीधी फायरिंग रेंज के अंदर इस्लामाबाद होगा। ये इस्लामाबाद इतना नजदीक है कि यहां पर भारत की फौजों की सीधी फायरिंग रेंज के अंदर इस्लामाबाद होगा। कश्मीर, खासतौर पर पीओके का ये जो इलाका है, ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। पाकिस्तान खुद कहता है ना कि ये तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, यानी विवादित इलाका है, यानी अभी ये तय होना बाकी है कि किसका है और किसका नहीं है, अगर पाकिस्तान की थ्योरी को माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भारत ने तय कर लिया। और अगर आप देखिए दुनिया भर के अंदर इस समय जो चीज चल रही है, ग्लोबल ऑर्डर के अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, रूस और यूक्रेन की लड़ाई जिसको चलते चलते 3 साल हो चुका है, उस लड़ाई के अंदर भी अब नेगोशिएटिंग टेबल के ऊपर यह बात चल रही है कि रूस ने जो इलाका कब्जाया है, या रूस ने जो दानियास्क और लुहांस्क के जो प्रांत जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, वो राज्य यूक्रेन के पास नहीं आएंगे, बल्कि वो रूस के पास जा सकते हैं, वो रूस के पास उसमें शामिल हो सकते हैं और यूक्रेन को इससे समझौता करना पड़ सकता है कि अब ये इलाके मेरे पास नहीं है, जैसा क्राइमिया के इलाके के अंदर हुआ। दुनिया के अंदर जो ताकत के सिद्धांत हैं वो इसी तरीके से चलते हैं। अगर ताकत दिखाने पर आ जाए तो यहां पर हम अपनी ये बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ये इंटरनेशनली भी अगर आप देखिएगा, हमने आईबी क्रॉस नहीं की है, ये नई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होगी। साथ ही जो कोल्ड स्टार्ट थ्योरी की मैं आपको बात बता रहा था, कोल्ड स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक सवाल और है जी, जो लगातार रिपोर्ट्स में आ रहा है कि भारत के पास कई ऐसे ड्राफ्ट तैयार भी हैं पीओके को लेके, कि वो जो प्लान है, जो स्ट्रेटेजी है, वो ड्राफ्ट में रेडी रखे हुए हैं कि कब अटैक किया जाए, किस तरह से इसको पीओके को हम अपने पास वापस ला सकते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से कोई भी सेना जो है वो अपने तमाम कंटिजेंसी प्लान्स को तैयार करके रखती है। हम वॉर सिनेरियोज जो हैं, जब फौज की एक्सरसाइजेस होती हैं तो उसके अंदर वॉर सिनेरियोज देखे जाते हैं। इनफैक्ट दुनिया के अंदर अगर कोई घटनाएं हो रही होती हैं तो उनको भी हम वॉर सिनेरियो के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे कि कुछ साल पहले अरामको के अंदर, सऊदी अरब के अंदर हुथियों ने स्वार्म ड्रोन अटैक किया था। स्वार्म ड्रोन अटैक यानी बड़ी संख्या के अंदर टिड्डी दल की तरह ड्रोन्स आते हैं और उन्होंने सऊदी अरब की एक जो रिफाइनरी है उसके ऊपर हमला किया था, उसे तबाह कर दिया था। उसके बाद से दुनिया के अंदर एक मिलिट्री पैराडाइम के अंदर चेंज हुआ। लोगों ने ये देखा कि ऐसा भी हो सकता है, इसको फैक्टर इन करना चाहिए। उसके बाद से कई एक्सरसाइजेस के अंदर भारत ने भी जो है वो जो स्वार्म ड्रोन अटैक है उसे काउंटर कैसे किया जाए, साथ ही इस तरीके के अटैक्स को इनिशिएट कैसे किया जाए। अब जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं और जो लड़ाई के सिद्धांत हैं वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इसमें बहुत सारे नए फैक्टर्स जुड़ते चले जा रहे हैं। यहां तक कि मिसाइल्स भी जो हैं वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होती हैं, यानी आप अपनी सरहद में रहते हुए, अपने इलाके में रहते हुए भी मिसाइल फायर कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, आप इतनी प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकते हैं। भारत के पास में सैटेलाइट कैपेबिलिटीज बहुत शानदार हैं, इसलिए हम प्रिसिशन स्ट्राइक भी कर सकते हैं, पिन पॉइंट उस जगह के ऊपर जहां पर आपको डिस्ट्रॉय करना है, जिन्हें आप सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करते हैं। लेकिन ये वो सर्जिकल स्ट्राइक्स होती हैं कि आपने जो प्रिसिशन स्ट्राइक की, यानी वही इमारत गिरी, जिस तरीके की इमारत को गिरते हुए आपने लेबनान के अंदर देखा होगा कि हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को यदि डिस्ट्रॉय किया गया है तो आसपास की सारी इमारतें खड़ी हुई हैं और केवल वो बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हुई है। इस तरीके की स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भारत के पास भी मौजूद है, तो उस तरीके के एक्शंस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कोल्ड स्टार्ट थ्योरी पे आते हैं कि ये कोल्ड स्टार्ट थ्योरी क्या है, कोल्ड स्टार्ट थ्योरी भी मैं आपको बताऊं मृत्युंजय कि ये थ्योरी भी एक आतंकी हमले से ही निकली थी। जब पार्लियामेंट के ऊपर आतंकी हमला हुआ था साल 2001 और 2002 में, उसके बाद भारत ने तय किया था कि ये चीज ऐसे नहीं चलने दी जा सकती। और उसके बाद 2001-2 में ये आईडीएस है, जो कि रक्षा मंत्रालय का थिंक टैंक है, ये उसका एक डॉक्यूमेंट है, क्वेस्ट फॉर अ न्यू डॉक्ट्रिन, और 2001-2 के अंदर ये थ्योरी तैयार की गई थी और उसके बाद धीरे धीरे से इसे डेवलप किया गया और भारत ने कई मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अंदर इस थ्योरी को टेस्ट किया है। इस थ्योरी के अंदर क्या है? इस थ्योरी का एक मोटा मोटा सिद्धांत यह है कि यदि भारत को पाकिस्तान को पनिश करना है, उसे सजा देनी है किसी आतंकी घटना के बाद में, जिसमें एक बड़े न्यूक्लियर एक थ्रेशोल्ड के बाद में, यानी भारत का सब्र यदि टूटता है तो भारत क्या कर सकता है। भारत इस इलाके के अंदर, खासतौर पर ये जो क्षेत्र है, भारत यदि आईबीजीज के थ्रू अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करता है, आईबीजीज यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का मतलब होता है कि वो दस्ते जो कि अपने आप में एक डिवीजन की स्ट्रेंथ रखते हैं और एक आर्मी की पूरी डिव जो है, जिसके अंदर अपनी इंटीग्रेटेड स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर आर्मर्ड भी है, आर्टिलरी भी है, इन्फेंट्री भी है, और ये पूरी स्ट्रेंथ जो है वो इस इलाके के अंदर पहुंच जाती है और उसके बाद ये जो पूरा इलाका है वो इलाका ऑक्यूपाई कर लेती है। इनफैक्ट यही इलाका नहीं, जो कोल्ड स्टार्ट थ्योरी है वो तो ये भी कहती है कि इसमें आप पूरे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर ये आईबीजीज एक्टिवेट कर सकते हो, यानी आप यहां से लेकर
ये पूरा राजस्थान से लेकर पंजाब से लेकर ये पूरा जो इलाका है, यहां पर आप आईबीजीज एक्टिवेट करके पाकिस्तान के एक हिस्से के ऊपर अपनी प्रेजेंस बना सकते हो, ताकि पाकिस्तान अपना हाथ छुड़ाने के लिए, अपनी जमीन छुड़ाने के लिए फिर नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, और तब आप पाकिस्तान से कहो कि आतंकवाद को आप सपोर्ट नहीं करोगे, वरना ये जमीन आपके हाथ से गई। ये जो कोल्ड स्टार्ट थ्योरी है, भारत ने इस कोल्ड स्टार्ट थ्योरी को कई जगह पर प्रैक्टिस किया है। हालांकि पाकिस्तान जो है वो इस कोल्ड स्टार्ट थ्योरी को लेकर, पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, न्यूक्लियर रेड लाइन जो है, उसको क्रॉस करने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए पाकिस्तान के जो तमाम नेता हैं वो बार बार हर चीज में सिंधु नदी जल समझौते के रिव्यू को लेकर भेजी गई चिट्ठियों को दरकिनार करने वाला पाकिस्तान, जब भारत ने इस न्यूक्लियर जो भारत की जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, उस सिंधु नदी जल समझौते को जब भारत ने अबेयंस पे रखा है, ताक पे रखा है, तो उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कहा कि अगर पानी रोका गया तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान अपने हर हथियार के साथ उसका जवाब दे सकता है। फिर से परमाणु पे आ गए वो। एग्जैक्टली। घूम फिर के उनकी जो धुरी है वही परमाणु बम परमाणु हथियार, बस। बिल्कुल। तो ये जो कोल्ड स्टार्ट थ्योरी है, इस कोल्ड स्टार्ट थ्योरी के तहत भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें क्या क्या होगा देखिए आप जरा। पाकिस्तान टू विन डाउन इट्स इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू जिहादी एलिमेंट्स, द ओवरऑल एम would also be to destroy Pakistan Army's war waging potential through the application of asymmetric firepower through the ground, यानी लॉन्ग रेंज मीडियम गन्स का इस्तेमाल किया जाए, रॉकेट्स लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाए, सरफेस से सरफेस जो मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए, और इसके अलावा मैसिव एयर टू ग्राउंड बैटलफील्ड स्ट्राइक जो है वो की जाए। यानी भारतीय सेना का जो फुल माइट है उसके साथ में एक लिमिटेड ऑपरेशन, लेकिन जो थ्रस्ट ऑपरेशन जैसे कहा जाता है, थ्रस्ट ऑपरेशन का मतलब होता है आप किसी इलाके के अंदर घुस जाएं और उसके बाद आप उस इलाके के अंदर एक बड़े हिस्से के ऊपर अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दें, तो उसे थ्रस्ट ऑपरेशन कहा जाता है। तो ये थ्रस्ट ऑपरेशन जो है वो इस कोल्ड स्टार्ट थ्योरी के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, इसके अंदर बात की जाती है। साथ ही मैसिव एसिमेट्रीज ऑफ द फायर पावर इज सिंपल सिंस it would be difficult to bring to battle and destroy Pakistan strategic reserve। ठीक है, तो ये जो सारी जो थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज के साथ साथ भारत ने कोल्ड स्टार्ट को लेकर खासतौर पर जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान चला रहा है उसको रोकने के लिए ये कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाई गई थी। ठीक है, और इनहेरेंटली ये एक एस्केलेटरी है, इसीलिए हमने ये बनाई जरूर है लेकिन इसे प्रैक्टिस नहीं किया है, इसे उतारा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा करते हैं हमारे पास, तो फिर उसके बाद ये भी हमें मान के चलना चाहिए कि ये लड़ाई है, और लड़ाई शुरू तो की जा सकती है लेकिन लड़ाई खत्म करने के लिए फिर स्थितियां अलग होती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई शुरू हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1.5 साल 2 साल के करीब का वक्त जो है वो इजराइल और हमास की जंग को हो चुका है, और ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो ये लंबी लड़ाइयां जो हैं, अभी हमें दुनिया में ये देखने को मिल रहा है कि लड़ाइयां लंबी चल रही हैं। लड़ाइयां शुरू तो हो जाती हैं लेकिन लड़ाइयां खत्म करने में वक्त लगता है, तो इसलिए हमें यह भी देखना होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें इंटरनेशनल प्रेशर भी इसके अंदर आएगा, तो ये इंटरनेशनल प्रेशर और ये तमाम चीजें हैं, इसीलिए मिलिट्री ऑपरेशंस का या मिलिट्री ऑप्शंस का, सैन्य विकल्पों का इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच समझ कर किया जाता है। लेकिन जैसा आपने सवाल पूछा था कि हमारे पास ड्राफ्ट्स रेडी हैं, डेफिनेटली ड्राफ्ट्स रेडी हैं, टारगेट्स आइडेंटिफाइड हैं, टारगेट्स बाकायदा लॉक्ड हैं कई जगह पे, लॉक्ड एज इन कि आपको बस वो डेटा ट्रांसफर करना है और आपके लड़ाकू विमानों के पास में वो डेटा होगा कि आपको किस कोऑर्डिनेट के ऊपर जाकर किस चीज को डिस्ट्रॉय करना है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ना, युद्धाभ्यास लगातार चल रहा है, पाकिस्तान हलचल हो ही रही है प्रणय, और बीच में एक खबर ऐसी भी सामने आती है कि जो पाकिस्तान की सेना है वो, पाकिस्तान भी अपनी तरफ से सेना बढ़ा रहा है, भारत की तरफ से सेना बढ़ रही है। पाकिस्तान के पास भी कुछ ऐसे कि ड्राफ्ट वगैरह क्या कुछ है खबर अपने पास? देखिए जाहिर तौर पर, या वो सिर्फ वही धमकियां हैं, परमाणु बम। देखिए जाहिर तौर पर पाकिस्तान की फौज भी एक फौज है। आप देखिए इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई को यदि देखें तो हमास तो कोई सेना भी नहीं है, गाजा पट्टी कोई देश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल के खिलाफ अगर वो लड़ रहे हैं, भले ही फॉरेन से हथियारों की सप्लाई हो रही हो, लेकिन वो सस्टेन कर पा रहे हैं, लड़ पा रहे हैं। अभी पूरी तरीके से हमास तबाह नहीं हुआ। युद्ध अगर होता है तो पहली बात तो ये कि युद्ध शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन खत्म कहां तक करना है इसका निर्णय लेना बहुत जरूरी है, और ये दोनों तरफ से एक परस्पर संवाद से हो सकता है, या फिर देखिए अब लड़ाई हो गई तो परस्पर संवाद तो खैर क्या ही होगा, लेकिन इसके अंदर कई बार थर्ड पार्टी मीडिएशंस होते हैं, और ये अक्सर होता है
कि कोई तीसरा पक्ष फिर आता है, तो आप तीसरे पक्ष के लिए भी एक मैदान खोलते हैं उसके अंदर, यानी आपकी मजबूरी हो जाती है उसके अंदर। फिर अगर चाइना आता है, अमेरिका का प्रेशर आता है, दूसरे देशों का प्रेशर आता है, तो वो प्रेशर भी आपको विदहोल्ड करना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। इसीलिए युद्ध बहुत महंगे होते हैं, युद्ध जान के लिहाज से बहुत महंगे होते हैं, धन के लिहाज से बहुत महंगे होते हैं। इनफैक्ट आपकी जो तमाम प्रायोरिटीज हैं, क्योंकि युद्ध एक इमरजेंसी होता है, आपातकाल लग जाता है किसी भी देश के अंदर, और अगर युद्ध होता है तो आपकी जो सामान्य स्थितियां हैं, सामान्य कामकाज हैं, सब कुछ सामान्य जो है वो असामान्य में तब्दील हो जाता है। युद्ध वो चीज होती है। इसलिए युद्ध के समय में फिर वो सारी चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, नेशनल प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। इसलिए वो करना है या नहीं करना है, ये फैसले बहुत ठंडे दिमाग से सोच समझ कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो इसलिए अभी केवल नारे चल रहे हैं, बातें चल रही हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगर सिंधु में पानी नहीं बहेगा तो फिर खून बहेगा। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, पानी बहेगा या खून बहेगा, इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। ये जिंग्विस्टिक बातें हैं, लेकिन देखिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि उस बॉर्डर के ऊपर 1500 साल से टेंशन चल रहा है। यानी आप सोचिए कि वो एग्जैजरेट करके ही बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहां तो टेंशन चलता ही रहता है। अमेरिका उसको बहुत तवज्जो नहीं दे रहा है। जो अब पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि परमाणु युद्ध हो जाएगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा, ये पाकिस्तान की घबराहट है, ये पाकिस्तान का डर बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? भारत ने तो कहा ही नहीं कि हम युद्ध छेड़ने जा रहे हैं, भारत ने तो ये कहा ही नहीं कि हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, भारत ने तो ये कहा ही नहीं कि हम क्या भी करेंगे। ये तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कुछ न कुछ तो करेंगे, अभी तो कुछ न कुछ तो करेंगे, कुछ न कुछ तो ये करेंगे। और अगर करेंगे तो फिर तो वही बात होगी ना, चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं कि आतंकी इनके पास नहीं है, कि भाई थोथा चना बाजे घना, इसीलिए कहा जाता है। और इसीलिए देखिए दौड़कर कहां जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, इस समय चीन के एम्बेसडर के साथ हैं, क्योंकि चीन को थामे रखना इस समय पाकिस्तान की मजबूरी है। इसीलिए वो पाकिस्तान जो वो हैं बार बार चीन के पास जा रहे हैं। साथ ही ये जो वो स्ट्रेटेजिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, इसके अंदर भी इन्होंने ये मंथन किया कि आखिर हम कैसे करेंगे, क्या करें। क्योंकि भारत का रिएक्शन यदि आया, जब ऐसी स्थिति होती है, तो डोमेस्टिकली भी दोनों देशों के अंदर सरकारों के ऊपर इस बात का दबाव है कि कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चल सकता। भारत ने कार्रवाई की है तो दबाव पाकिस्तान की सरकार पर भी है, इसलिए उन्होंने भी वो चीजें अनाउंस की हैं। ऐसे में शुरू कहां करना है और अंत कहां करना है, रोका कहां जाएगा, कैसे रोका जाएगा, क्योंकि ये अगर शुरू हो गया तो फिर इसके अंदर बड़ा ही स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है सब जानने के बाद, समझने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरह से समाधान है, कोई क्या इसका संवाद हो सकता है क्या, या युद्ध ही अब एक मात्र रास्ता बचा है पाकिस्तान को सबक सिखाने का? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।